गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। उम्मीद है आपकी दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छे तरीके से गई होंगी, आपकी पढ़ाई की तैयारी भी अच्छी तरीके से हो रही होगी। बच्चों चलो आज हम अपना अगला पाठ शुरू करते हैं। छुट्टियों पे जाने से पहले बच्चों हमने दूसरी इकाई की शुरुआत कर दी थी। दूसरी इकाई में हमने 2 पाठ पढ़ लिए थे, बरसही जलद और 2 लघु कथाएं। तीसरा पाठ जो श्रम साधना था वो तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन उसका भाषा बिंदु एग्ज़ाम में आने वाला है, तो वो भाषा बिंदु भी हमने देखा था। तो चलो आज आगे का पाठ देखते हैं। आगे का पाठ जो हमारे पास है, पाठ 4 छापा। ये हमारे पास एक कविता के रूप में, किसके रूप में है? कविता के रूप में। बच्चों छापा का अर्थ क्या होता है? जो आयकर विभाग के लोग होते हैं, इनकम टैक्स के लोग, विभाग के जो लोग होते हैं, लोगों के घरों पे जो छापा रेड मारते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर ये हमारे पास एक हास्य व्यंग कविता है। मतलब इस कविता से एक प्रकार का हास्य भी उत्पन्न होता है और उन लोगों के ऊपर ताना भी कसा गया है आयकर विभाग की तरफ से, कि आयकर विभाग वाले लोग जब बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े महलों में छापा मारते हैं तो वहाँ से जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं, तो उन सब चीज़ों का कभी कभी पूरी तरह ब्यौरा होता है, कभी कभी नहीं होता है। और जब गरीब घरों में गलती से भी जब वो छापा मारते हैं तो उस घर की हालत क्या होती है, यह देखकर उनको कुछ तो दे देना चाहिए, ऐसा लेखक यहाँ पर जो हमारे हैं वह कहते हैं। पाठ 4 छापा। ओम प्रकाश आदित्य। इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा, मृत्यु 2009 भोपाल। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदनाओं के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे, मतलब एकदम स्ट्रांग, बहुत अच्छा हास्य व्यंग ये करते थे। पद्य संबंधी जो हमारी ये छापा कविता है, इसमें क्या है? हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वाले की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा दिया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास उत्पन्न करता है। मतलब आयकर विभाग के लोग जब छापा मारने जाते हैं, रेड करने जाते हैं, तो उनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है उसके बारे में बताया है। और आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं होता, गलत फहमी में आयकर विभाग के लोग जब वहाँ उनको गलत खबर मिल के अगर वो पहुँच जाते हैं, गलती से कोई झूठ मूठ का बता देता है कि इनके पास इतने पैसे हैं, आप वहाँ छापा मारिए रेट, तो उस व्यक्ति के घर पे कुछ ऐसा है ही नहीं, और वहाँ पर ये जब पहुँच जाते हैं छापा मारने तो उस घर की हालत कैसी होती है। और ऐसा लेखक के साथ है कि लेखक एक लेखक है, लेखक के पास इतना तो कुछ है नहीं कि आयकर विभाग वालों को कुछ मिले, और लेखक के घर पे छापा पड़ता है। और लेखक के घर पे जब छापा पड़ता है, छापा मारने वाले उससे पूछते हैं तो लेखक किस सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं, और इतना सुंदर है ना बच्चों, सुन के जरूर हास्य व्यंग तो उत्पन्न होता है, हंसना तो आता ही है। अब ये प्रकार आपकी जो ये कविता है वो इस प्रकार है, तो हम इस कविता का छोटा छोटा परिच्छेद लेकर उसे पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। अब जैसे मैं पहले परिच्छेद को बताती हूँ जो इस प्रकार है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? अब देखो लेखक कह रहे हैं, मतलब कवि जो है हमारे क्या कह रहे हैं, रचयिता, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। और वे आए कौन? आयकर विभाग के लोग आए, घर में घुसे और बोले क्या दो? सोना। सोना मतलब गोल्ड। और लेखक ने इस सोने को किसके साथ तुलना की है? सोने से तुलना की, मतलब सो जाना। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। लेखक ने क्या कहा कि सोना कहाँ है? मेरी आंखों में है, मैंने कई रात से मैं सोया नहीं हूँ। वे रोष में आकर बोले, रोष, रोष का अर्थ होता है गुस्से। आपके सामने यहाँ कठिन शब्द है। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, धातु।
और मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखेरे हैं। सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर अक्षर। स्वर्ण और सुवर्ण में अंतर है। स्वर्ण मतलब सोना, एक धातु है। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर। मैंने मेरे काव्य, काव्य मतलब कविता में बिखेरे हैं, फैलाए हैं। पहली बार जब वो सोना मांग रहे हैं आयकर विभाग के लोग, तो लेखक जो है क्या कह रहे हैं, कहाँ पे है वो, मेरी आंखों में है, मैं कई रात तक सोया नहीं। दूसरी बात, जब वो सोने का समानार्थी शब्द स्वर्ण बोलते हैं कि स्वर्ण दो, सोना दो, तभी भी वो क्या कहते हैं कि वो तो सुंदर अक्षर मैंने मेरे काव्यों में लिख के रखे हैं, वो मैं कैसे दे दूं। किस प्रकार लेखक यहाँ पर आयकर विभाग वालों की बातों का जवाब देते हैं। कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग के अधिकारियों का छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। आयकर विभाग के अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए सीधे मेरे घर के अंदर घुस आए और मुझे पूछने लगे, सोना कहाँ है। तब कवि उन्हें जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, सोना वह तो मेरी आंखों में है, मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ। उनकी इस बात पर उन अधिकारियों को गुस्सा आता है। तब वे उसी प्रश्न को और स्पष्ट रूप से कहते, स्वर्ण दो स्वर्ण। कवि जोश में आकर स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हुए जवाब देते हैं, सुवर्ण तो अपने काव्य में बिखेरे हैं, वे सुवर्ण उन्हें कैसे सौंप दूं, मतलब मैं कविता कैसे दे दूं। ठीक है बच्चों, ये अर्थ में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ये आपको रिटर्न वर्क में मैं अर्थ नहीं दूंगी क्योंकि आपके सामने है, आप इसे लिखोगे। आगे देखते हैं। वे झुंझला कर बोले, अब भाई सोना मांगा जा रहा है और लेखक जो है क्या दे रहे हैं, कविता के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। ठीक है, देखो यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ किस प्रकार है, झुंझलाना मतलब चिड़चिड़ाना, अनधिकृत मतलब जिसे अधिकार न दिया गया हो, मतलब आपकी भाषा में कहा जाए तो ब्लैक मनी, अर्जित कमाया हुआ, अर्थ संपत्ति। यहाँ अर्थ का 2 मतलब है, एक अर्थ का अर्थ होता है संपत्ति, एक अर्थ का मतलब होता है साहित्य, लिटरेचर, जो लेखक ने लिखा है। कड़क कर तेज स्वर में, उद्भ्रांत मतलब चकित होना, हैरान होना, नोट रुपए, नोट का भी 2 अर्थ है, रुपया नोट और लिखते हैं हम जो नोट्स वो होता है। देखो यहाँ पर भी कवि किस प्रकार बताते हैं, वे झुंझला कर बोले, अब उनको गुस्सा आया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमें तुम्हारा अनधिकृत मतलब जिस पे तुम्हारा अधिकार नहीं वो पैसा चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ, यहाँ अर्थ का अर्थ होता है पैसा, लेकिन कवि ने क्या बोला, अर्थ तो मेरी कविता में है, तुम जाकर उसे ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी है, चांदी कहाँ है, चांदी मतलब अभी सोना मांगा, सोने से लेखक ने बता दिया आँखों का। फिर सुवर्ण बोला, सुवर्ण से लेखक ने बता दिया क्या है कि अच्छे अक्षर हुए। अब यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, अर्थ, अर्थ उन्होंने कविता से रिलेट कर दिया। अब चांदी मांगा जा रहा है, तो चांदी के लिए वो क्या कहते हैं, चांदी तो मेरे बालों में आ रही है, चांदी का अर्थ होता है सफ़ेदी, चांदी का अर्थ होता है सफ़ेदी। तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले नोट, अब वो क्या मांग रहे हैं, नोट, पैसा। तो यहाँ पर फिर से लेखक बता रहे हैं, नोट मतलब नोट्स, जब परीक्षा में तैयारी करूँगा तब मैं दूंगा नोट्स। देखो इसका सही अर्थ क्या होता है, इस प्रकार है। सभी अधिकारी कवि से बोलते हैं और उनके जवाब से चिढ़ते हुए कहते हैं कि तुम हमारी बात समझ नहीं पाए, हमें तुम्हारा यह अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब संपत्ति चाहिए, जिसे तुमने अनधिकृत रूप से कमाया है, अनधिकृत रूप से कमाया है। कवि अधिकारियों के अर्थ मतलब संपत्ति, पैसा, धन शब्द को कविता के अर्थ में जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ मतलब तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है, चाहे तो आप ढूंढ लीजिए। उसके बाद आयकर विभाग के जो अधिकारी थे तेज और ऊंची आवाज में कवि से कहते हैं कि चांदी कहाँ छिपा कर रखी है, उसे चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। तभी कवि यहाँ चांदी का अर्थ अपने सफ़ेद बालों से जोड़कर उन अधिकारियों को भड़क कर बोलते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में धीरे धीरे आ रही है। वे
सब कवि के जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं और आगे वे कवि से पूछते हैं, बताइए आपके नोट रुपए कहाँ हैं। तब ओम प्रकाश आदित्य जी उस नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट से जोड़कर उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। किस प्रकार कवि जो है हर एक बात को अपनी साहित्य, अपनी कविताओं से जोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। वे गरज कर बोले, अब भाई उनको गुस्सा आएगा आयकर विभाग वालों के। हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। अब बच्चों, ये जो कविता की ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों से रिलेटेड प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं कि रसोई घर की क्या हालत थी, फिर रसोई घर में मिलने वाली खाली चीज़ें क्या थी, इस प्रकार। अब देखो इसके कठिन शब्द के अर्थ क्या है। लरज कर मतलब भयभीत होकर। अब लेखक कवि जो है वो डर जाते हैं। मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा का भी 2 अर्थ है। एक मुद्रा पैसे के सिक्के और दूसरी मुद्रा फेस पे जो हाव भाव आते हैं उसे कहते हैं। मुख चेहरा, शयन कक्ष सोने का कमरा, रुई कपास कॉटन, पीपियाँ ढोल के समान लोहे के बने बने पात्र जिसमें लोग अनाज वगैरह रखते हैं, टटोलना मतलब ढूंढ ऐसे छू के पता लगाना, गुल्लक रुपए पैसे संग्रह करने का पात्र। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसका अर्थ क्या है कि वे गरज कर बोले, हमें क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। मुद्रा मतलब पैसे। तो यहाँ कवि ने मुद्रा का किस प्रकार रिलेट किया। मुद्रा मतलब हम मेरे मुख पे जो हाव भाव आ रहे हैं वो देख लीजिए। फिर वो डायरेक्ट कहाँ चले गए, आयकर विभाग वाले शयन कक्ष में लेखक के। वहाँ पे तकिए की रुई नोचने लगे, टूटी जो लेखक के घर में अलमारी थी उसे देखने लगे, रसोई घर को टटोला, बच्चों की गुल्लक को भी देखा, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। इसका अर्थ देखो। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब आपकी मुद्रा पैसे सिक्कों से है। तब कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब देते हुए कहते हैं कि मुद्राएं तो आप मेरे चेहरे पर देख लीजिए। सभी अधिकारी उनका यह जवाब सुनकर कुछ समय के लिए सोचने लगे। फिर वे उनके शयन कक्ष में चले गए और अंदर रखे हुए फटे तकिए की रुई नोचने लगे, क्योंकि उन्हें लगा शायद तकिए में पैसे छुपा कर रखे हों। उसके बाद टूटी हुई अलमारी को खोलकर देखा, रसोई घर में खाली पड़े पीपों को टटोला, बच्चों की गुल्लक को खोलकर देखा, पर उन्हें कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने जितने भी चीजें देखी सब कुछ खाली थी। अब आगे, कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। अब वो जो आयकर विभाग के लोग थे सब ढूंढ डाले, उनको कुछ नहीं मिलता है और वह लेखक से क्षमा मांगते हैं। देखो इसका इस प्रकार कवि कहते हैं कि उन अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पीने का पानी भर रखने के लिए जो मटके होते हैं उसे भी टटोल कर देखा, पर वो सब खाली मिले। कवि कहते हैं कि आयकर अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा दृश्य देखा कि उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अर्थात उन्हें लगा कि कवि ओम प्रकाश आदित्य के घर में जब छापा मारेंगे तब उस छापे में काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त होगी, परंतु यहाँ तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब उन अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया, उनके मन में दया के भाव आने लगे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि किसी की गलत सूचना पर वे उनके यहाँ छापा मारने आए थे। अधिकारियों ने कवि से माफ़ी मांगी कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दे दी थी। अब ये तो रहा अधिकारियों ने लेखक से किस प्रकार बातें की और उन्हें पता चला कि लेखक के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हमारे जो कवि महाशय हैं वह आयकर विभाग वालों से क्या कहते हैं, देखो। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए,
पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। क्या कहते हैं हमारे कवि महाशय? कवि महोदय कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपने छापा मारा, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जिनके घर में आप छापा मारते हो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जिनके घर में कुछ नहीं रहता उन्हें तो कुछ देकर जाया कीजिए। सिर धुनना, पश्चाताप के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट होना। तख्त, लकड़ी का बना हुआ आयताकार आसन। अब देखो इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार अंत में आयकर विभाग के अधिकारियों को कवि के घर में कुछ भी नहीं मिला तो वे पछताने लगे, उन्हें बुरा लगने लगा। उन सभी के सर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी एक बात अच्छे से सुन लीजिए। यदि छापा मारते समय मेरे घर में अत्यधिक धन संपत्ति प्राप्त होती तो आप उसे वापस ले जाते। अब आप सभी ने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं। इस वक्त मेरी ऐसी स्थिति देखकर आप मुझे कुछ तो धन देकर जाइए। जिन लोगों के घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लेकर निकलवा लेते हैं। ठीक है, आप निकलवा लीजिए, आपका वह काम ही है। पर जिनके घर में बैठने के लिए टूटी कुर्सी भी नहीं है उनके घर में कम से कम बैठने के लिए एक लकड़ी के तख्त की व्यवस्था तो कर दीजिए। सही बात है ना? कवि ने बराबर कहा है कि अगर मेरे घर में सोना चांदी जो मिलता आप लेकर चले जाते। ठीक है, अब मेरे घर में तो कुछ मिला नहीं, आपको मेरे घर की हालत तो पता चल गई, तो क्यों नहीं आप ऐसा तो कर सकते हो ना कि आप मुझे एक लकड़ी का तख्त तो दिलवा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये किस प्रकार छापा जो कविता है एक प्रकार का हास्य व्यंग उत्पन्न करता है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार है। ये वस्तुएं खाली थी। कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी? रसोई घर की पीपियाँ, कनस्तर व मटका, टूटी अलमारी और बच्चों की गुल्लक। ठीक है, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव। कवि ने छापा मारों को क्या सुझाव दिया? क्या दिया कि अगर आप छापा मारते हो तो जो कुछ भी वस्तुएं मिलती हैं आप लेकर चले जाते हो, तो एक काम करो, जिनके घर में कुछ नहीं मिलता, बैठने के लिए टूटी कुर्सी भी नहीं होती, उनके यहाँ एक तख्त तो डलवा दीजिए। इसको 2 पॉइंट में लिखना है। शयन कक्ष में पाई गई चीजें। सोने वाले कमरे में क्या क्या चीजें मिली थी? टूटी अलमारी और फटा हुआ तकिया मिला था। आगे का प्रश्न, अब कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। अर्थ, अर्थ कहाँ है? नई कविता में। सुवर्ण काव्य की कृतियों में। चांदी कहाँ देखी गई? बालों में। मुद्रा चेहरे पर। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। ये आपको एक होमवर्क के रूप में है। छापा मारने वालों में क्या क्या परिवर्तन आया था, मतलब जब वो छापा मारे तो उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। पहली बात तो ये हुआ, वो सिर झुकाकर चले गए, अपनी असफलता पर वो पछताने लगे, फिर उन्होंने क्षमा मांगा और जो उनका रौद्र रूप था वह करुण रूप में बदल गया था। और आपकी ही जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में ये 5वां प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। अरण्य कांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत। बच्चों ये आपको स्वयं करना है। छठा, सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा। इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। अब सोना, सोना मतलब कविता में आयकर विभाग के हिसाब से गोल्ड हुआ, कवि के हिसाब से सुवर्ण सुंदर अक्षर। चांदी, चांदी एक प्रकार की धातु होती है, लेकिन हमारे कवि के अनुसार बालों की सफ़ेदी। मुद्रा, चेहरे का हाव भाव और पैसा। आगे 7वां प्रश्न है, कर जमा करना देश के विभाग को गति देना है, विषय पर अपने विचार देना। कर, कर का अर्थ होता है टैक्स। इनकम टैक्स का रेट क्यों पड़ता है? लोग जब अपने कर नहीं देते इसीलिए तो पड़ता है। तो यहाँ पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। सही बात है ना बच्चों? अपना जो कर है, अपना जो टैक्स है, वो हमें सही समय पर जमा करना चाहिए। वो देश के विकास के लिए गति है। देश का विकास होगा, जो टैक्स हम भरते हैं उस टैक्स के माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जाता है, उसमें हमारी भी कुछ ज़रूरतें आती हैं, उसे पूरा किया जाता है और देश के विकास को गति मिलती है। यह विचार अपने शब्दों में आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो
मुझे उम्मीद है छापा कविता जो है आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित जो प्रश्न है, इस कविता का जो अर्थ है वो आपको लिखना है। ये आपको रिटर्न वर्क में मैं नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पर है, और प्रश्नों के उत्तर भी मैंने यहाँ पे आपको डिक्टेट किए हैं, ये भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अगले कालांश में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।